नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द पोस्ट ग्रेजुएट गुरु पे। और आज हम लोग एक और वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। मगर इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरा आपसे एक शिकायत है यार। 50% जो व्यूअर्स है ना, उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। मैं लास्ट नाइट एनालिटिक्स चेक कर रहा था, सब चेक कर रहा था अपना यूट्यूब स्टूडियोज पे, एंड मेरे को नजर में आया कि 50% ऑफ द व्यूअर्स जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो मेरा आपसे बहुत 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 एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 2 सेकंड लीजिए अपने लाइफ का, और 1 सेकंड लाइक दबाने में लगाइए, और 1 सेकंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने में लगाइए। और आज का मैं आपको एजेंडा बता दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आरबीआई के सब्सिडियरीज के बारे में पढ़ेंगे और क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि शुरू करूं, फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्लास का है ना, एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, उसको अभी कर लेंगे। ठीक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, छोटा सा हल्का सा डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर ये जो 4-5 पॉइंट्स है ना, इसमें मेरे से ज्यादा आपका एफर्ट है, क्योंकि ये पूरा मेमोराइज करने वाला चीज है। शॉर्ट क्वेश्चंस दे देता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। मैं जितना हो सकता है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आइए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ठीक, सबसे पहला चीज क्या है, आरबीआई हैज अ टोटल ऑफ 21 मेंबर्स। दिस इज a very important thing to remember. RBI has total of 21 members, right? One is a governor. There's one governor, right? And there are 4 deputy governors. ठीक, ये उम्मीद करता हूँ ये चीज आप याद रख पाएंगे। एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होता है। मिक्स नहीं कर देना, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट याद रखो। एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, यहाँ पे किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि भाई यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव कर क्या रहा है। तो जैसा कि आपको पिछले 2 क्लास अगर आपने ढंग से देखा होगा तो आपको याद होगा कि आरबीआई वर्क्स इन टैंडेम विद द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज दैट हैव बीन फॉर्म्युलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं कि वो दे एक्ट एज अ लिएजॉन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। की वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको याद दिलाते रहते हैं कि भाई ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है अगले एक्स अमाउंट ऑफ इयर्स के लिए, कि हमें ये वाला फाइनेंशियल या इकोनॉमिक गोल अचीव करना है, तो आपके पॉलिसीज जो है इस डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जस्ट एक बात करवाने के लिए, बातचीत गवर्नमेंट और आरबीआई को जोड़े रखने के लिए, टू कीप देम ऑन द सेम पेज, राइट। देयर आर 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर आता है क्या, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी क्या करता है, अपने तरफ से 10 डायरेक्टर रखता है, और 4 डायरेक्टर होता है वो आरबीआई का लोकल बोर्ड का होता है। ठीक है, तो आरबीआई की तरफ से 4 डायरेक्टर जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखना, मिक्स मत कर लेना। 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होता है और 4 जो होता है वो लोकल डायरेक्टर्स होंगे, मतलब आरबीआई के द्वारा चुने हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, आरबीआई का आपको पता होगा ढेर सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल करना, फिर आपका आता है बैंकिंग सर्विसेज भी कुछ हद तक प्रोवाइड करना टू कमर्शियल बैंक्स ऑब्वियसली। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई भी कई बार पैसा लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को, है ना। और आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। ठीक है, तो आरबीआई को क्या जरूरत पड़ता होगा, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल का भी जरूरत पड़ता होगा जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह दे, ठीक है, सर्वर्स मेंटेन करे और इस तरीके की चीजों को। ठीक, और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे आपका करेंसी प्रिंटिंग का एक पूरा फंक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत मेजर पोर्शन है। ठीक है, आरबीआई के ढेर सारे फंक्शंस का एक बहुत मेजर पोर्शन है मनी प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग। ठीक है, और बाकी के चीजें भी। तो ये सब चीज ना आरबीआई खुद बैठ के नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई के पास और भी काम है, उनको पॉलिसी फॉर्मुलेट करना वगैरह, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। ठीक, तो अब ये करेंसी प्रिंट करना हो गया, और फिर आपका ये आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना।
ठीक है। तो ये सब चीज कौन कर रहा है? ये सब चीजें करते हैं आरबीआई के जो सब्सिडियरीज हैं, ठीक है। आरबीआई खुद नहीं करता, आरबीआई अपने सब्सिडियरीज के थ्रू इन फंक्शंस को सेपरेटली कैरी ऑन करता है, ठीक है। तो अभी आइए देखते हैं कि आरबीआई के सब्सिडियरीज क्या क्या है और उन सब्सिडियरीज को फोकस तरीके से क्या फंक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है डीआईसीजीसी, ठीक है। ये एक्रोनिम याद रख लीजिए, आपको नेम याद करने में हेल्प होगा। डीआईसीजीसी विच इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये क्या चीज है? आपके दिमाग में हो सकता है सवाल आ रहा हो। ये है प्राइमरी रोल इज टू इंश्योर डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड गारंटी ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई भी तो भाई आप उसके पास डिपॉजिट्स रहता है, बैंक्स का डिपॉजिट रहता है, गोल्ड के डिपॉजिट्स रहते हैं, ठीक है। और फर्दर ऑन आरबीआई अपना क्रेडिट भी प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को। तो इन सब चीजों का गारंटी कौन देता है, ठीक है। ये आरबीआई खुद उठ के आके नहीं देगा गारंटी। तो इस चीज के लिए एक सब्सिडियरी बनाया गया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि इन चीजों को ओवरसी करता है, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट्स जो है आरबीआई के पास, उनको गारंटी कर, उनको सेफ गार्ड करना, ठीक है। और जो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है उसका गारंटी देना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आप सबको। और अगला पॉइंट देखते हैं, BRBNM, ठीक है। BRBNM क्या है? अगेन एक्रोनिम ध्यान रखो, आपको नेम याद करने में हेल्प होगा। सो BRBNM स्टैंड्स फॉर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये एक और सब्सिडियरी हो गया आरबीआई का। तो इसका क्या काम है, ये क्या करता है ये सब्सिडियरी? इसका मेन फंक्शन जो है ना, आप देख सकते हैं, मेन एम इज टू print and supply the notes for RBI so that RBI can meet the demand for currency notes by consumers, ठीक है। तो आप जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आरबीआई का एक फंक्शन होता है नोट प्रिंटिंग का। तो अगेन आरबीआई खुद नोट नहीं प्रिंट करेगा, उसके लिए सब्सिडियरी बनाया है आरबीआई ने, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये नेम ध्यान रखना, और ये सारे नेम्स ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछता है, इससे काफी अच्छा खासा सवाल बन सकता है, ठीक है, कि सब्सिडियरीज के ऊपर सवाल पूछ लिया। तो ये चीज आपको याद होने चाहिए और ध्यान में भी रहना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज टू प्रिंट एंड सप्लाई नोट्स फॉर आरबीआई टू मीट द डिमांड फॉर करेंसी नोट्स, ठीक है। अच्छा, करेंसी नोट प्रिंटिंग का भी ना मेन 4 लोकेशंस है इंडिया में, ठीक है। वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, वो बताऊंगा कब, जब अगले वीडियो में मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा कि वाई आरबीआई कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड करेंसी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैं वहां पे दूंगा कि कहां पे प्रिंटिंग प्रेसेस है करेंसी, मतलब नोट करेंसी के, ठीक है। तो अगला आप देख लीजिए, अब सब्सिडियरी है RBIT, एक्रोनिम है, फुल नेम इज रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब ये आरबीआईटी का क्या काम है? जैसा कि मैंने कहा, आरबीआई ढेर सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को भी, ठीक है। एंड बीइंग इंडिया एंटरिंग into the digital age and being the whole world entering into digital age, a lot of things are done digitally. तो आरबीआई को क्या है, अपना सर्वर वगैरह मेंटेन करना रहता है, ठीक है। फिर ढेर सारे आईटी सॉल्यूशंस भी चाहिए होते हैं, ठीक। और साइबर सिक्योरिटी का भी एक इशू रहता है कि क्योंकि इतना सारा डिजिटली भी करेंसी का लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी एक सिक्योर करना जरूरी है, ठीक है। और कुछ कुछ डिपॉजिट्स तो आरबीआई के पास भी ऐसे होते हैं जो डिजिटल फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक। तो उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। तो उसके लिए एक अलग से आपका सब्सिडियरी बनाया गया, जिसको कि नाम दिया गया रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सो दिस सब्सिडियरी पर्टिकुलरली टेक्स केयर ऑल द IT related matters of RBI and provides them with cyber security, right? I hope you have understood this topic. And अगला सब्सिडियरी पे चलते हैं, जो कि है IFTAS, एक्रोनिम है, फुल नेम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है। अब ये क्या करता है?
आपको ध्यान होगा फोन में कई बार बैंकिंग से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं, ठीक है। आपने कुछ ऑनलाइन परचेस वगैरह किया, ठीक है, या आपके अकाउंट में किसी ने कुछ पैसा ट्रांसफर किया, तो एक झट से एसएमएस आ जाता है आपके पास। तो ये जो मैसेजिंग सर्विस है ना, ये IFTAS जो सब्सिडियरी है वो मेंटेन करता है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो दिस सब्सिडियरी इज पर्टिकुलरली रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द messaging services and information that is to be provided to the consumers regarding their banking, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई आप लोगों ने समझ लिया होगा, और ये भी एक तरीके से मैं आपको बता दूं, ये आपको लर्न ही करना होगा, ये आपको मेमोराइज करना है। मैं एक तरीके से बस आपको हेल्प कर सकता हूं उस प्रोसेस को स्पीड अप करने में बाई एक्सप्लेनिंग अ लिटिल बिट, बट ये चीजें जो आपको याद रखना होगा, और ये एग्जाम में पूछ भी लेता है, ये सब्सिडियरीज वाला क्वेश्चन आता है छोटा क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग बढ़ेंगे जो कि है क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है लिक्विडिटी कंट्रोल मेजर्स। अच्छा, व्हाई डज आरबीआई नीड टू कंट्रोल लिक्विडिटी? Liquidity is required to be controlled in an economy in a situation of inflation or recession, ठीक है। अब लिक्विडिटी कंट्रोल भी कैसे करना है, ठीक, उसके लिए सिचुएशन समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन है, अगर इफ देयर इज इन्फ्लेशन, राइट, ड्यू टू हाई डिमांड, so what is happening is people are buying more. Why are they buying more? Because they have more money in hand. So how to stop people from buying more and decrease inflation to a certain extent is to curtail the money supply in the market, right? So that is what credit control measures are, and that is when the credit control measures are implemented, right? There are also two types of credit control measures, ठीक, टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नाम याद रखना ये दोनों चीजों का, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दो तरीके के हैं क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव इज मोर ऑफ अ डायरेक्ट वे फॉर आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट इन एन इकोनॉमी, राइट। आरबीआई डायरेक्टली कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई through quantitative credit control measures, and in terms of qualitative control measures, it is more of an indirect way of RBI to control credit in an economy. Okay, let's see a little bit further. Liquidity is required to control in an economy during times of inflation or recession, ठीक। RBI being the central bank to India makes sure that adequate and appropriate credit control measures are implemented. Like I said, during inflation, there is too much demand. People have a lot of money in hand to spend. To stop that, to reduce that, RBI will implement credit control measures to reduce the inflation, right? And appropriate credit control measures are implemented to either restrict or increase the money flow in the economy with the help of credit control measures. And two types of credit control measures, as I mentioned, quantitative and qualitative, right? And quantitative measures of RBI are directly control liquidity. Through quantitative measures, RBI directly controls liquidity, right? And through qualitative measures, RBI indirectly controls liquidity. Okay, so a question might be arising in your minds कि एक हो सकता है सवाल आ रहा हो कि क्वांटिटेटिव डायरेक्ट अप्रोच कैसे है और क्वालिटेटिव इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे है। वो और डिटेल में तुमको समझ में आएगा जब हम लोग जो थोड़ा और इन डेप्थ जाके क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या क्या है और क्वालिटेटिव मेजर्स क्या क्या है एग्जैक्टली वो जब पढ़ेंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि क्वांटिटेटिव जो है वो डायरेक्ट क्यों है और क्वालिटेटिव इनडायरेक्ट क्यों है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मेजर में सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेजर है SLR, एक्रोनिम है, नेम याद करने में हेल्प होगा, ठीक है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है देखते हैं। बैंक्स कीप लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैश विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश एंड गोल्ड एटसेट्रा, ठीक है। तो
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स है ना, वो कुछ रखवाते हैं, एक डिपॉजिट के रखवाते हैं आरबीआई के पास, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। अब वो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकते हैं, सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं, कैश हो सकता है, या गोल्ड हो सकता है। गोल्ड भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट ही माना जाता है, ठीक है, आपको अगर नहीं पता है तो बता दे रहा हूं, गोल्ड भी एक तरीके से लिक्विड ही माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना रहता है, और इसी के थ्रू इसका एक रेट होता है, ठीक है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स को इस फॉर्म में, सिक्योरिटीज, कैश या गोल्ड फॉर्म में रखवाना रहता है। तो वो जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है ना, वो आरबीआई डिसाइड करता है, पहली बात। और आरबीआई डिसाइड करेगा उसको, एसएलआर को, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट इकोनॉमी, ठीक है। एसएलआर को बढ़ा देगा कब, जब मनी फ्लो को कर्टेल करना हो, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं, एसएलआर अगर इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। अगला आपका क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गया सीआरआर, जो कि है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसको ध्यान रखना, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है कि डिमांड एंड टाइम्ड लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक मस्ट बी केप्ट, अ पोर्शन ऑफ द डिमांड एंड टाइम्ड लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक मस्ट बी केप्ट विद द आरबीआई इन कैश फॉर्म। ये पहली बात तो है, ये दो वर्ड बहुत ध्यान रखना है आपको, डिमांड एंड टाइम्ड लायबिलिटीज। ये क्या होता है डिमांड लायबिलिटी एक बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए डिमांड लायबिलिटी क्या होता है और टाइम्ड लायबिलिटी क्या होता है। देखो, डिमांड लायबिलिटी इज द अमाउंट दैट नीड्स टू बी इमीडिएटली पेड बाय द बैंक। मतलब आप इस तरीके से भी समझो, आप कंज्यूमर हो, आपका एक्स बैंक में अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, आपने वहां पे 20,000 रुपए जमा कर रखे हैं, ठीक है। आपको अचानक से एक दिन लगा कि भाई आज पार्टी करेंगे, तो आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में से 20,000 में से आपने उठा लिया 10,000। तो वो जो एकदम से बैंक को 10,000 देना पड़ जा रहा है, उस बैंक के लिए क्या है, वो है डिमांड लायबिलिटी। मतलब वो पैसा जो तुरंत तुरंत ही बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम्ड लायबिलिटी क्या हो रहा है, टाइम लायबिलिटी वो अमाउंट है जो बैंक को किसी फ्यूचर डेट में जाके देना है। आपका एक्स अकाउंट में एक्स बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ था बैंक अकाउंट में मान लो 1,00,000 रुपए, आपने 70,000 रुपए उठा के कर दिया एफडी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया 1 साल के लिए या 2 साल के लिए मान लो। तो अभी तो बैंक को वो 2,00,000 रुपए आपको देने नहीं पड़ रहे हैं ना, आपको बैंक 2,00,000 रुपए कब देगा, 2 साल बाद जाके देगा, ठीक है। तो वो जो लॉक इन पीरियड है या टाइम गैप है बिटवीन पेमेंट एंड लायबिलिटी, जब अकर हो रहा है और जब एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ रहा है, वो है टाइम्ड लायबिलिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला समझ गए होंगे आप, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज था। तो डिमांड लायबिलिटी क्या है, जो इमीडिएटली बैंक को पे करना है, और टाइम्ड लायबिलिटी क्या है, वो अमाउंट जो बैंक को बाद में कभी जाके पे करना है एट अ फ्यूचर डेट, ठीक है। अब अगला क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग शॉर्टफॉल ऑफ फंड, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, यहां पे कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से पैसा ले रहा है, ठीक है। ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एसएलआर में भी क्या हो रहा है ना, कि बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा रखवाना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आरबीआई बैंक के पास नहीं, बैंक आरबीआई के पास रखवा रहा है, ठीक है। और रेपो रेट में क्या हो रहा है कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को ये कर रहा है, लेंड कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और रेपो रेट का भी सेम है, जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है लिक्विडिटी कंट्रोल का, ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट समझ में आओगे, तो अगला पॉइंट में चलता है। अगला देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि आरबीआई जो होता है ना, वो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या टी बिल, कमर्शियल बिल, गोल्ड, ये सब ना ओपन मार्केट में सेलिंग एंड बाइंग कर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई आरबीआई के पास कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही हम लोग सेल करेंगे या बाई करेंगे ओपन मार्केट में, ठीक है। वो चाहे तो टी बिल, कमर्शियल बिल, इन सब चीजों को भी सेल या बाई कर सकता है, ठीक है।
तो अब देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को, बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इन द ओपन मार्केट। हाउएवर देयर इज नो कंपल्शन, आरबीआई का कोई कंपल्शन नहीं है कि टू डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही डील करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आरबीआई कैन ऑल्सो परचेज एंड सेल टी बिल, कमर्शियल बिल, गोल्ड along with गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ में गोल्ड, टी बिल, कमर्शियल बिल, ये सब भी सेल या बाई कर सकता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट देखो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलो तो आरबीआई विल बोरो फ्रॉम बैंक्स, रेट एट विच आरबीआई विल बोरो फ्रॉम बैंक्स। कई बार होता है कि आरबीआई भी बैंक से बोरो कर सकता है अगर आरबीआई को जरूरत हो तो, या तो फिर वही कि फिर लिक्विडिटी कर्टेल करना हो मार्केट में, तो आरबीआई कई बार बोरो कर लेता है बैंक से, ताकि बैंक्स के पास पैसा कम हो जाए और वो आगे फर्दर लेंडिंग ऑपरेशंस ना कर सके और मार्केट में मनी सप्लाई कम रहे, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगा। सिमिलरली ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी लिक्विडिटी डिक्रीज हो सकता है, ठीक। बैंक रेट, ठीक, बैंक रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बट दीज आर इन द नेचर ऑफ very short term loans, so RBI usually does not take any securities in return of the loan provided, ठीक है। मतलब एकदम शॉर्ट टर्म होता है, ठीक। तो आरबीआई पैसा देता है और ये नहीं बोलता कि भाई कोलेटरल रखा हो या सिक्योरिटीज उसके बदले में कुछ रखा हो, गोल्ड वगैरह, ये सब कुछ नहीं होता, बस दिया जाता है और टाइम आने पे बैंक्स क्या करते हैं, उसको रिपेमेंट भी कर देते हैं एक सर्टन रेट पे, जिसको बैंक रेट बोलते हैं। तो अब बैंक रेट एक बार दोबारा से देखो, बैंक रेट इज रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट सिक्योरिटीज। दीज लोन्स are short term in nature, these loans are short term in nature, ध्यान रखो इसको, short term in nature, all right, and bank rate increases and liquidity decreases, all right। और फटाफट से आखिरी के दो बचे हुए हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स के करके खत्म करते हैं, ठीक है। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? इट इज a facility through which commercial banks can borrow money from RBI on a immediate basis during emergency। ये दो बात ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू पैसा बोरो कर रहे हैं जब इमीडिएटली पैसा चाहिए और बैंक को कोई इमरजेंसी है, ठीक है। सिर्फ तभी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू पैसा लेगा बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज हुआ है बैंक में कि अचानक से उसको पैसे चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई बड़ा विड्रॉल हो गया, बहुत सारे लोगों ने एक साथ पैसा विड्रॉ कर लिया और बैंक के पास पैसा कम हो गया है उस वक्त, तो एकदम से आरबीआई के पास बैंक जाता है और कहता है मुझे एकदम अभी के अभी पैसे चाहिए एक्स अमाउंट, तो आरबीआई देगा, बट आरबीआई क्या बोलेगा कि थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे? नहीं ना, आपका 1% हायर होगा, ठीक है, फ्रॉम रेपो रेट, रेपो रेट से 1% हायर या फिर 100 बेसिस पॉइंट्स हायर बोल लो, ठीक है, आइदर वेज इज राइट। तो रेपो रेट से 1% ऊपर के रेट पे लेंड करेगा फॉर इमीडिएट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, ठीक। आओ देखते हैं फिर से, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अ विंडो और अ टाइम फ्रेम फॉर कमर्शियल बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन केस ऑफ अ इमरजेंसी सिचुएशन, स्पेशली व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी हैज ड्राइड अप। मतलब यूं तो देखो, कभी अगर बैंक, एक बैंक को इमरजेंसी हो गया तो कई बार क्या करता है, दूसरे कमर्शियल बैंक्स से अगर कनेक्शंस अच्छे हो तो पैसे उधार ले लेता है, फिर जब काम हो जाता है वापस भी दे देता है। बट मान लो कोई और कमर्शियल बैंक पैसा नहीं देना चाह रहा है एक बैंक को, एक बैंक है एक्स, उसको अचानक से इमरजेंसी हो गया, उसको चाहिए 20 करोड़ रुपए, वो गया दूसरे आसपास के कमर्शियल बैंक्स में कि भाई इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, 20 करोड़ चाहिए आपको, मैं लौटा दूंगा कुछ वक्त बाद ही। नहीं दिया, फिर क्या, फिर वो जाएगा भागा भागा आरबीआई के पास कि भाई
अचानक से मुझे 20 करोड़ चाहिए, बहुत ज्यादा विड्रॉल्स हो रहे हैं कस्टमर्स के थ्रू, तो मुझे अभी के लिए 20 करोड़ चाहिए एकदम इमरजेंसी के तहत, तो आरबीआई क्या बोलेगा कि हाँ भाई 20 करोड़ ले लो, लेकिन रेपो रेट से 1% ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है। तो बैंक्स मस्ट बोरो एट द रेट हायर देन रेपो रेट, दैट इज 1% हायर और 100 बेसिस पॉइंट्स हायर। उम्मीद करता हूं एमएसएफ समझ में आ गया होगा। और आखिरी का एक छोटा सा है कॉल रेट, रेट एट विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड और लेंट इन द मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म मार्केट, ठीक है। ये सब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आगे के वीडियोस में एकदम पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, किस टाइप के सिक्योरिटीज ट्रेड हो रहे हैं इन दो मार्केट्स में, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, क्योंकि काफी वीडियो ऑलरेडी लंबा हो ही चुका है, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है, क्वालिटेटिव मेजर्स जो है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग आज, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैंने क्वांटिटेटिव मेजर्स करा के ही आज एंड किया है। अगले क्लास में क्वालिटेटिव मेजर्स और आगे के टॉपिक्स अपलोड होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो एंड तक देखा ही होगा, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।